नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 8 हिस्ट्री की किताब चल रही है एनसीईआरटी की क्लास 8 की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वुमेन, कास्ट और रिफॉर्म के बारे में। देखिए, रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। रिफॉर्म्स को यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज की डेट में बच्चे कैसे रहते हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन पहले बच्चे कैसे रहते थे। लगभग अभी से 100 या 200 साल पहले बच्चे कैसे रहते थे, कभी आपने इमेजिन किया है। आज की डेट में जो गर्ल्स हैं, इवन फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, अपर क्लास की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो स्कूल जाती हैं, ठीक है। और कोएड स्कूल होते हैं तो बॉयज़ के साथ पढ़ती हैं, तो बाद में कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी जाना होता है, बाद में जॉब्स भी करते हैं, और अपने मन मुताबिक एडल्ट्स को शादी करने का भी अधिकार है। ओके, तो आज की डेट का जो हमारा देश का नियम कानून है वो क्या बोलता है कि भाई जो भी एडल्ट्स हैं वो लीगली शादी कर सकते हैं, किसी भी कास्ट में, किसी भी कम्युनिटी में। हमारा संविधान उनके ऊपर किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। इनफैक्ट जिन लेडीज़ के हस्बैंड की मौत हो गई है वो भी दोबारा शादी कर सकते हैं। फिर सारी वुमेन, सारे मेन, सब लोग वोटिंग डाल सकते हैं और इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। वो अलग बात है कि अभी भी देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास प्रैक्टिकली ये राइट्स अवेलेबल नहीं है, बट संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से ये राइट्स सबके पास है। गरीब लोगों की अगर बात करो तो गरीब लोगों के पास एक्सेस नहीं है एजुकेशन का, वो अलग बात है कि संविधान ने उनको भी ये राइट्स दिए गए हैं। फिर बहुत सारी फैमिलीज में अभी भी जो लेडीज़ हैं उनको अपने मन मुताबिक शादी नहीं करने दिया जाता है, उनके घर वाले डिसाइड करते हैं कि वो किससे शादी करेंगी। तो अभी के लिए भी कुछ तबकों के लिए, कुछ लिमिटेड सेक्शंस के लिए चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है अभी से 200 साल पहले की। 200 साल पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब थी। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत जल्दी हो जाया करती थी। चाहे हिंदू मैन हो, चाहे मुस्लिम मैन हो, वो एक से ज़्यादा वाइफ्स रखते थे। और आपको पता है सती प्रथा के बारे में, जब किसी एक लेडी की डेथ हो जाती थी तो उसको उसके हस्बैंड की चिता पे बिठाल के जिंदा जला दिया जाता था। और इसकी एक फोटो बना रखी, सती पेंटेड बाय बल्थजार सोलबिन। आप देख सकते हैं अगल बगल ये पंडित खड़े हैं, धर्म के ठेकेदार। यहाँ पे चिता जल रही है एक जले हुए आदमी की, एक मरे हुए आदमी को, साथ साथ उसकी वाइफ को भी ऊपर बैठा दिया होगा। अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब इस आग में उसको भी जला दिया इन्होंने। आप जानते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज में ईस्ट का बार्बरिज्म कहा जाता था इसको, यानी ये सती प्रथा जिसको ये लोग धर्म के नाम पे जस्टिफाई करते थे, दैट वाज नोन एज द बार्बरिज्म ऑफ द ईस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज। ओके, जो लेडीज इस तरीके से मरती थी, चाहे वो विलिंगली मरे, चाहे वो नॉन विलिंगली मरे, मतलब उनके घर वाले जाके जबरदस्ती उस लेडी को चिता पे बिठाल दें, उनको बोला जाता था सती। सती का मतलब होता है वर्चुअस वुमेन, एक वुमेन जो बहुत ज्यादा ब्रेव है, जो अपने पति के साथ चली गई। कभी ये प्रथा इतनी ज्यादा क्रूएल थी कि कोई हिसाब ही नहीं है। एक अच्छी खासी हेल्दी वुमेन जिसको शारीरिक कोई परेशानी नहीं है, उसको हेल्थ की कोई परेशानी नहीं है, बस उसका पति मर गया तो आपने उसको चिता पे बैठा दिया। फिर उस समय पे प्रॉपर्टी के राइट्स भी वुमेन के पास अवेलेबल नहीं थे ज्यादातर केसेस में। इनफैक्ट देयर वॉज नो एक्सेस टू एजुकेशन टू वुमेन। अभी से 200 साल पहले की बात हो रही है। अभी देखिए ये 2020 चल रहा है, हम लोग लगभग 1820 की बात कर रहे हैं। और उस समय पे इस तरीके के दकियानुसी ख्यालात फैले थे कि अगर किसी वुमेन को एजुकेशन मिल जाती है तो उसका पति मर जाएगा, वो विडो हो जाएगी। तो इस तरीके के ख्यालात उस समय पे बहुत कॉमन थे। उस समय पे जो डिफरेंसेस थे मेन और वुमेन के बीच में, वो अकेले डिफरेंसेस नहीं थे, कास्ट के बेसिस पे भी डिफरेंसेस थे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बताना भूल गया, वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइए। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने स्पेक्ट्रम की सीरीज बना रखी है दोस्तों, आप वो किताब भी पढ़ सकते हो। साथ साथ अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मैं रेगुलरली इनके एमसीक्यूज भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे द्वारा बनाई गई और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हो एकेडमिक कंटेंट से रिलेटेड तो आप चैनल के मेंबर बन के पूछ सकते हैं। अब देखते हैं, ज्यादातर रीजन्स में लोग कास्ट के हिसाब से बटे हुए थे। तो अपर कास्ट में आते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्होंने अपने आप को धर्म का ठेकेदार बना दिया और बोल दिया हम अपर कास्ट हैं। फिर इसके नीचे आते थे आपके वैश्यास, जो कि नॉर्मली ट्रेडर्स होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, धंधा करने वाले, पैसे का लेन देन करने वाले। उसके नीचे आते थे शूद्र, जिसमें किसान होते थे, आर्टिसेंस होते थे जैसे कि वीवर्स, पॉटर्स, इनको शूद्रास कहा जाता था। शूद्र में भी एक लोअर लेवल होती थी, या कह लीजिए लोवेस्ट ऑफ द लोअर लेवल। वो कुछ ऐसे लोग थे जो सिटीज के बाहर रखते थे, उनको साफ सफाई का काम दिया जाता था, गंदे काम दिए जाते थे। कभी देखिए, काम तो कोई भी गंदा नहीं होता है, बट उस समय की सोसाइटी पे ये जो धर्म के ठेकेदार थे, जो अपर क्लासेस में बैठे थे, उनको वो काम गंदे लगते थे, पॉलिटिंग लगते थे। तो इस तरीके के पॉलिटिक क्लास आपने लोअर क्लास के लोगों को दे दिया और उनको बिल्कुल ही सोसाइटी से अलग कर दिया। और नाम क्या दे दिया उनको? अनटचेबल्स।
कहा जाता था उस समय पे कि ये अनटचेबल्स, जब वैसे तो ये शहर के बाहर रहते थे, इनको नॉर्मल शहर या गांव में रहने नहीं दिया जाता था। जब ये लोग गांव के अंदर मान लीजिए किसी काम के लिए आ भी रहे हैं तो ये लकड़ी बजाते हुए आएंगे, ताकि सबको पता चल जाए कि ये आ रहे हैं तो लोग सड़कें खोल दें। इस हिसाब के दकियानुसी ख्यालात हैं। ना टेम्पल्स में घुसने की परमिशन थी, ना कुएं से पानी निकालने की परमिशन थी, खासकर उन कुओं से जिनमें अपर कास्ट यूज करते थे। जहां पे अपर कास्ट के लोग नहाते थे वहां पे इनको बात करने की परमिशन नहीं थी। उस समय की जो सोसाइटी थी वो इतना ज्यादा दकियानूसी थी, कोई काम धंधा तो था नहीं। तो जिन लोगों ने अपने आप को ताकतवर बना दिया, उनको मौका मिल गया कि हाँ भाई, जो लोग कमजोर हैं उनको दबाओ। फिर आगे बात करते हैं वर्किंग टूवर्ड्स चेंज। धीरे धीरे आप देखोगे 1920 सेंचुरी आते आते परसेप्शन थोड़े से बदलेंगे, और ये परसेप्शन बदलेंगे रिफॉर्मर्स की तरफ। अभी हम लोग रिफॉर्म की तरफ चल रहे हैं। अर्ली 19 सेंचुरी में सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस के ऊपर खुल के बातचीत होने लगी। भैया नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ रहे थे। जो लोग पढ़ लिख गए थे वो अपने पढ़े लिखे ख्यालों को इन नए फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों के सामने ला रहे थे। तो भैया बुक्स छप रही थी, न्यूज़पेपर छप रहे थे, मैगजीन्स छप रही थी, लीफलेट्स छप रही थी। इसमें लोगों के ख्यालात छप रहे थे। वो ख्यालात दूर दूर तक लोगों के पास जा रहे थे, ऑर्डिनरी लोग उनको पढ़ पा रहे थे। तो यहाँ पे नॉलेज डिसेमिनेशन हुआ। तो पहले वो धर्म के ठेकेदार जिन्होंने बोला कि भाई ये जो लोअर क्लास के लोग हैं ये वेद पुराण नहीं पढ़ सकते, ये लोअर क्लास के लोग मनुस्मृति नहीं पढ़ सकते, बाद में इन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो लिखने वाला कंसेप्ट था, वो पढ़ने वाला कंसेप्ट था, वो बहुत तेजी से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा। बहुत सारे लोगों ने दुनिया भर में जो चीजें हो रही हैं, हमारे देश में जो चीजें हो रही हैं उनको पढ़ा। तो उनकी जो सोशल अवेयरनेस थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस थी, इकोनॉमिक अवेयरनेस थी, रिलीजियस अवेयरनेस थी, वो बढ़ी। उन लोगों को ये पता चलने लगा कि भाई सोसाइटी में हो क्या रहा है। और इस तरीके की चीजें उन लोगों ने बताई जिनको बोला जाता है रिफॉर्मर्स। इन रिफॉर्मर्स ने इन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन का बढ़ चढ़ के प्रयोग किया, क्योंकि इन रिफॉर्मर्स को पता था कि कहीं ना कहीं अगर हमको सोसाइटी के दकियानुसी ख्यालात को दूर करना है तो लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना पड़ेगा। और ज्ञान का पहुंचाने का जो इस्तेमाल किया इन्होंने, किताबों का किया, न्यूज़पेपर्स का किया, मैगजीन्स का किया, लेफलेट्स का किया। यहाँ पे अगर आप इंडियन रिफॉर्मर्स की बात करते हो तो राजा राम मोहन रॉय जी का नाम सबसे पहले आता है। इनका जो टाइम पीरियड था एक्टिव होने का वो था 1772 टू 1833। शुरुआत में इन्होंने ब्रह्म सभा खोली। अभी राजा राम मोहन रॉय की आय के बारे में आप और जानना चाहते हो दोस्तों, तो इसके नाम के साथ आप यूट्यूब में सर्च मारो। मैंने स्पेक्ट्रम में भी राजा राम मोहन रॉय जी को बहुत डिटेल में कवर किया है। ये जो ब्रह्मो सभा इन्होंने बनाई, बाद में इसको ब्रह्म समाज कहा गया। आप देखोगे ये जो राजा राम मोहन रॉय जी थे, इन्होंने सोसाइटी के दकियानुसी ख्यालात को आइडेंटिफाई किया। इनको समझ में आया कि भाई हमारी सोसाइटी में क्या क्या गलती है, क्या क्या गलत चीज़ें, उनको निकालना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके पहले तो इन्होंने अपने आप को अवेयर किया, फिर इनको लगा कि भाई लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है ताकि वो अपने दकियानुसी ख्यालात, ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ दें और एक नई अप्रोच को अपनाएं। अब ये इतना आसान नहीं था कि राजा राम मोहन रॉय जी ने देखा कि भैया वेस्टर्न एजुकेशन की कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन की सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन को, सेलेक्टेड नॉलेज को लोगों के अंदर बांटना शुरू किया। जहाँ पे वुमेन की फ्रीडम की बात की गई है, वुमेन की इक्वलिटी की बात की गई है। इन्होंने बताया कि आपने वुमेन को घर में घुसेड़ रखा है डोमेस्टिक कामों में, वो केवल घर और किचन तक ही सीमित रहती हैं। उनको बाहर निकलने की आज़ादी दीजिए, उनको पढ़ाई लिखाई करने की आज़ादी दीजिए। यहाँ पे देखिए राजा राम मोहन रॉय जी की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है रेम्ब्रांड पील ने 1833 में। तो भैया चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज, राजा राम मोहन रॉय ने विडोज की लाइफ को चेंज करने के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका, वो है सती की प्रैक्टिस को बैन कराने में। राजा राम मोहन रॉय जी बहुत तगड़े लिंग्विस्ट थे। इनको तगड़ी लैंग्वेजेस आती थी, संस्कृत, पर्शियन, बहुत सी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग हिब्रू जैसी मुश्किल लैंग्वेजेस भी इनको आती थी। अक्सर कर ये क्या करते थे कि ये सती प्रथा के चलते जो जिंदा जला दिया जाता था हिंदू औरतों को, हिंदू वाइफ्स को अपने पति के साथ, अपनी राइटिंग्स के थ्रू ये अक्सर कर लोगों को बताने की कोशिश करते थे कि भैया कहीं भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ये नहीं लिखा है कि अगर पति मर जाए तो आप उसकी बीवी से सती कमिट करवा दीजिए। आप देखोगे कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में आके काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी ये देख रहे थे कि भाई इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा दकियानुसी ख्यालात हैं।
उस नोशन का इस्तेमाल करके राजा राम मोहन रॉय जी ने जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी उनके सामने बार बार पिटीशन किया कि भाई इस प्रथा को बदलिए, इस प्रथा को बदलिए, ये जो दकियानूशी इंडियन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स है इनको बैन करिए। अच्छा, जो अंग्रेज थे उन्होंने देखा कि चलो भाई इंडियन सोसाइटी में कोई तो पढ़ा लिखा आदमी है, कोई तो लर्न मैन है, रिस्पेक्टेड मैन है, तो इसकी बात को मानते हैं और 1829 में सती को बैन कर दिया गया कि राजा राम मोहन रॉय जी के लिए और वो सब लोग जो राजा राम मोहन रॉय जी का साथ दे रहे थे सती प्रथा को बैन कराने में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। हालांकि देश के एक बहुत बड़े तबके ने इस चीज का अपोजिशन किया और इसके खिलाफ पिटीशन डाली ब्रिटेन में। उस पिटीशन को भी डिफेंड किया, मतलब उस पिटीशन को भी अपोज किया राजा राम मोहन रॉय जी ने। प्रॉपर एक पूरा का पूरा ग्रुप भेजा गया था इंग्लैंड, ताकि इस जो सती को बैन किया गया है इस बैन को मेंटेन रखा जाए, ना कि हटा दिया जाए लोकल ग्रुप्स के प्रेशर में। फिर भाई उस समय के रिफॉर्मर्स क्या करते थे, उन्होंने एक ट्रेंड पकड़ा, जिस ट्रेंड को आप कह सकते हो कि राजा राम मोहन रॉय जी ने शुरू किया, बाद के रिफॉर्मर्स ने वो ट्रेंड पकड़ा। अब आप बोलोगे ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये है, राजा राम मोहन रॉय जी ने क्या किया, सती प्रथा वैलिड नहीं है हिंदू शास्त्रों के हिसाब से, ये इन्होंने शास्त्रों में ढूंढा। तो बाकी रिफॉर्मर्स ने भी क्या किया कि उन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई करनी शुरू की और बाकी रिफॉर्मर्स ने ढूंढना शुरू किया कि जिस प्रैक्टिस को वो बैन कराना चाहते हैं, जिस ट्रेडिशन को वो बैन कराना चाहते हैं, उस ट्रेडिशन के अगेंस्ट कहीं शास्त्रों में कुछ लिखा हुआ मिल जाए। ये सबने शुरू किया। क्योंकि उस समय के जो धर्म के ठेकेदार थे ना, वो अपनी जो ये हरकतें थी ना, उनको शास्त्रों के आधार पे ही वो लोग जस्टिफाई करते थे। तो भाई शास्त्रों को कहीं ना कहीं निगेट करना जरूरी था। अभी निगेट करोगे तो सोशल रिवल्शन हो जाएगा, आपसे लड़ने लगेंगे लोग। तो आप निगेट मत करो, आप उसके अंदर कोई ऐसा वर्स ढूंढो जिसको आप डेसिफर को भर के बोलो कि हाँ भाई शास्त्रों में तो ये लिखा ही नहीं है। जैसे कि उस समय पे एक रिचुअल था हुक स्विंगिंग फेस्टिवल। इस पॉपुलर फेस्टिवल में क्या होता था, रिचुअल वर्शिप्स थी। एक पर्सन की खाल से रस्सी बांधी जाती थी और इस तरीके से ये लोग इधर उधर टांगते थे। तो मतलब खाल से आप रस्सी बांध के एक पर्सन को ऐसे घुमा रहे हो, इस तरीके के पॉपुलर फेस्टिवल्स होते थे। आप सोचिए ये आदमी जो यहाँ पे बंधा हुआ है इसको कितना दर्द हो रहा होगा। इस तरीके के जो बारबेरिक इंडियन कस्टम्स थे, इनको यूरोपियन ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, इनको बंद करना शुरू किया। हालांकि इनको बंद करने से अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ है। फिर राजा राम मोहन रॉय जी किस तरीके से सती प्रथा को अपोज करते थे, वो अक्सर कर पैम्फलेट्स छापा करते थे। पैम्फलेट्स मतलब एक पीस ऑफ पेपर पे वो अपने आइडियाज को लिखते थे और फिर उस पीस ऑफ पेपर को वो लोग लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और ज्यादातर इस पीस ऑफ पेपर में वो वाद संवाद के रूप में छापते थे। वाद संवाद मतलब दो लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बातचीत में क्या लिखा हुआ है, एडवोकेट ऑफ सती, आप पूरा पढ़ लो, मैं हल्का फुल्का समझा देता हूँ। अपोनेंट ऑफ सती, तो एडवोकेट ऑफ सती क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो वुमेन है, ठीक है, ये बहुत चंचल दिमाग की है, इनका चंचल दिमाग है, इनका पति मर जाएगा तो फिर ठीक है ये उसके प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं रहेंगी, तो हम क्या करते हैं कि हम इनको आग में बांध करके इनको पूरी तरीके से उनके पति की तरफ समर्पित कर देते हैं। तो उसके अगेंस्ट में राजा राम मोहन रॉय जी यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स अक्सर कर राजा राम मोहन रॉय जी पैम्पलेट्स के फॉर्म में छाप के सोसाइटी में बटाते थे, ताकि सोसाइटी के लोगों को कुछ सीखने को मिले। फिर एक ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। उन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया इस बात को बताने के लिए कि हाँ भाई ये जो विडोज हैं ये दोबारा शादी कर सकती हैं। और आप देखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के एफर्ट्स की वजह से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया, जिसमें एक मेजर भूमिका निभाई थी किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज एक्ट को इतना ज्यादा मतलब सपोर्ट किया और विडो रीमैरिज को इतना सपोर्ट किया कि इनको सोसाइटी से बॉयकॉट कर दिया गया, इनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए। और आप देखोगे कि सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में देश भर में विडो रीमैरिज के फेवर में आवाजें उठने लगी। जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी की जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे, वहां पे एक रिफॉर्मर निकल के आएंगे, वीर सलिंगम पांटुलु। वीर सलिंगम पांटुलु ने भी जिन इलाके में इनका इन्फ्लुएंस था वहां पे एक एसोसिएशन बनाया जो विडो रीमैरिज के फेवर में बात बोलता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी ऐसे बहुत से यंग इंटेलेक्चुअल्स रिफॉर्मर्स उभर के आएंगे जो विडो रीमैरिज के फेवर में बोलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती तो आगे जाके आर्य समाज की स्थापना करेंगे, वो भी विडो रीमैरिज के फेवर में बोलेंगे। तो आप देखो कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग निकल के आए इंडियन सोसाइटी में जिन्होंने विडो रीमैरिज को एक्टिवली प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो रिफॉर्मर्स थे वो बहुत कम थे
और जो हमारी सोसाइटी थी ये दकियानूसी ख्यालात वाली, वो बहुत बड़ी थी, और इस दकियानूसी सोसाइटी के दिमाग में ये जो पुराने ख्यालात थे वो अंदर तक घर के बैठ गए थे। तो एक्चुअली में जिन विडोज की शादी हो रही थी वो अभी भी बहुत कम थी। जो शादी कर भी ले रही थी हिम्मत करके, उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। कंजर्वेटिव ग्रुप्स उनको अक्सर कर धमकी दिया करते थे और उनकी गुहार सुनने को ज़्यादा कोई था नहीं उस समय पे। आपको इस फिगर में स्वामी दयानंद सरस्वती मिल जाएंगे, दिख जाएंगे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का काम क्या था? हिंदू धर्म को रिफॉर्म करना, जो गलतियां हिंदू धर्म की उसको हटाना। यहां पे आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की फोटो नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे। ओके, फिर हम बात करते हैं गर्ल्स बिगेन गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ एक इंसान के दिमाग का प्रोग्रेशन जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। तो भैया रिफॉर्मर्स को समझ में आया कि भाई लड़कियों के एजुकेशन को आप प्रमोट करिए, तभी जब वो वुमेन बनेंगी तो वो अपना कुछ भला कर पाएंगी। तो कलकत्ता में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने, और जो फिर रिफॉर्मर्स बॉम्बे के इलाके में एक्टिव थे, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनाए। मिड 19th सेंचुरी में ये स्कूल बनने लगे। अब जब ये स्कूल बनने लगे तो जो हमारे सोसाइटी के कंजर्वेटिव सेक्शंस थे वो डर गए। उनको लगा कि भैया अब अगर ये लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो घर से दूर जाएंगी, अभी घर से दूर जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा, क्योंकि हमेशा से यही समझा जाता था कि लड़कियां ही घर के काम करेंगी। अभी की डेट में भी काफ़ी हद तक ये समझा जाता है। फिर आगे, अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनको पब्लिक प्लेसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, वो बाहर निकलेंगी तो उनके दिमाग पे करप्ट इन्फ्लुएंस आएगा। इस तरीके की सोच थी। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस इंसान को आप जितनी ज्यादा जिस चीज को करने से रोकोगे वो उतनी ज्यादा वो चीज करेगा। तो बेटर ये कि आप उसको खुला छोड़ दो, ताकि वो एक रैशनलिस्ट माइंडसेट से सोच पाए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। यहां पे चीजों को दबा के करने की कोशिश की जा रही थी। तो सोसाइटी के आपके दकियानूसी सेक्शंस थे, वो क्या सोचते थे कि भैया लड़कियों को पब्लिक स्पेसेस से दूर रखो। ओके, फिर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स। तो इस समय के दौरान जब सोसाइटी का एक बड़ा तबका अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहता था, पढ़ा लिखाना नहीं चाहता था, वही वुमेन पढ़ लिख के आगे आएंगी जिनको या तो उनके फादर ने पढ़ाया या उनके हस्बैंड्स ने पढ़ाया। कुछ लेडीज ऐसी थी जो खुद पढ़ी। राष्ट्र सुंदरी देवी जी के बारे में लास्ट ईयर की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में हमने बात की थी। फिर आगे बात करते हैं, देश के और हिस्सों में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। जैसे आर्य समाज ने पंजाब में बहुत सारे स्कूल खोले। ज्योतिबा राव फूले जी ने महाराष्ट्र में बहुत सारे स्कूल खोले। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है, स्टूडेंट्स ऑफ द हिंदू महिला महाविद्यालय, सॉरी स्टूडेंट्स ऑफ द हिंदू महिला विद्यालय 1875। देखिए क्या जबरदस्त फोटो है उस समय की। है आप आइकॉनिक फोटो ही बोल सकते हो इसको, आइकॉनिक से कम तो नहीं बोला जाएगा। तो आप देखिए धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल्स खुलने लगे। 1875 आप कह सकते हो कि आप फोर्थ क्वार्टर में घुस रहे हो 19th सेंचुरी के। उस समय पे जब नए नए स्कूल्स खोले जा रहे थे तो लड़कियों के लिए जो सिलेबस रखा जा रहा था ना पढ़ाई का, वो हल्का रखा जा रहा था। हिंदू महिला विद्यालय एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे जो लड़कों का पढ़ाई का सिलेबस था और जो लड़कियों का पढ़ाई का सिलेबस था वो सेम रखा गया। दोनों को सेम बेंचमार्क पे लेके आया गया ताकि दोनों लोग सेम चीजें सीख सकें, लड़कियां किसी मामले में लड़कों से कम ना रहें। ये रिफॉर्म की लहर मुस्लिम वुमेन तक पहुंची। मुस्लिम हाउस होल्ड्स में लेडीज को कुरान सिखाई जाती थी अरेबिक में। अभी इनको सिखाने के लिए जो वुमेन टीचर्स थी वो घर में आके सिखाती थी। यहाँ पे कुछ रिफॉर्मर वुमेन उठ के आएंगी, जैसे मुमताज़ अली जी। मुमताज़ अली जी ने कुरान के वर्सेस को पढ़ा, इनको री इंटरप्रेट करके बोला कि भैया कुरान में वुमेन एजुकेशन के फेवर में बातचीत करी गई है। बहुत सारी उर्दू नॉवेल्स लिखी जाने लगी लेट 19th सेंचुरी में। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई जिससे मुस्लिम वुमेन को इनकरेज किया जाए कि वो अपने रिलीजन के बारे में पढ़ें, एक लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। तो मतलब ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स थे हिंदू सोसाइटी के साथ साथ वुमेन की हालत को मुस्लिम सोसाइटी में सुधार पाएं, इसके लिए भी लाए गए। फिर वुमेन राइट अबाउट वुमेन, अर्ली 20th सेंचुरी में जो मुस्लिम वुमेन थी जैसे कि बेगम्स ऑफ भोपाल, उन्होंने वुमेन्स के बीच में एजुकेशन फैलाने में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। एक प्राइमरी स्कूल बनाया गया गर्ल्स का अलीगढ़ में। एक और रिमार्केबल वुमेन थी जिनके बारे में मैंने पहले ही बोला, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। उन्होंने मुस्लिम गर्ल्स का स्कूल खोला पटना में, कलकत्ता में। भैया वो बहुत फियरलेस क्रिटिक थी कंजर्वेटिव आइडियाज की। उनका यह बोलना था कि भैया ये जो रिलीजियस लीडर, जो धर्म के ठेकेदार हैं हर धर्म के,
इन्होंने अपने अपने धर्मों में वुमेन को इंफीरियर ग्रुप दे दिया है, क्योंकि ये जानती थी चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, हर जगह पे वुमेन्स को दबाया जा रहा है। फिर आगे देखते, बाय द 1880s इंडियन वुमेन्स बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज। 1880 तक चीज़ें प्रोग्रेसिव होने लगी, तो जो प्रोग्रेसिव सेक्शंस थे सोसाइटी के, वहाँ से वुमेन ने यूनिवर्सिटीज़ ज्वाइन करनी शुरू की। डॉक्टर्स बनी वो, टीचर्स बनी वो, कुछ कुछ लोगों ने अपने आइडियाज़ को लिख के पब्लिश करना शुरू किया। जहाँ पे एक वुमेन उठ के आएंगी, ताराबाई शिंदे जी, ये पुणे में पढ़ी थी। इन्होंने किताब पब्लिश की जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, यानी अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड men। यहाँ पे उन्होंने मेन और वुमेन के बीच में जो सोशल डिफरेंसेस हैं उनको पॉइंट आउट किया। यहाँ पे आपको फोटो नजर आ रही है पंडिता रामाबाई जी की। पंडिता रामाबाई जी के बारे में भी आपको बताता हूँ। अभी ताराबाई शिंदे मैम की बात चल रही, तो ये क्या बोलती हैं अपनी किताब में, Isn't a woman's life as dear to her as yours to you? मतलब कि जितना मेन को अपनी लाइफ डियर है, क्या वुमेन को अपनी लाइफ डियर नहीं है? क्या उनको दर्द नहीं होता है? क्या वो लोहे या मिट्टी की बनी हुई है? ठीक है, और तुम लोग सोचते हो कि हम लोग डस्ट के बने हुए हैं और तुम लोग गोल्ड के बने हुए हो। तो मतलब ये वुमेन और मेन के बीच में कंपैरिजन कर रही है। ठीक है, फिर ये क्या बोलते हैं कि एक हस्बैंड जब मर जाता है तो आप वुमेन को सती कमिट करवाते हो, उसके बाल पूरे उखाड़ देते हो, ठीक है, उसको बुरा भला दिखाते हो, उसको किसी भी वेडिंग में जाने से रोकते हो, किसी भी ओकेजन में जाने से रोकते हो, उसको पूरी तरीके से सेक्लूड कर देते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये चीज स्त्री पुरुष तुलना अपनी किताब में ताराबाई शिंदे जवाब पूछ रही है मेन से, और ऑब्वियसली जवाब किसी के पास है नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उस समय की सोसाइटी में हो रहा था वो ऑब्वियसली गलत था। फिर आगे बात करते हैं पंडिता रामाबाई जी की। ये भी एक ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की। इनको भी लगा कि जो हिंदुइज्म धर्म है वुमेन की तरफ ऑप्रेसिव है, और था भी। इन्होंने लिखा खासकर मिजरेबल लाइफ्स ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमेन। ये बात तो बिल्कुल सही है, खासकर बंगाली समाज में जो अपर क्लास हिंदू वुमेन थी ना, उनके ऊपर तो सती प्रथा थोप जीत जाती थी, बहुत ज्यादा सीवियर थी। तो इन्होंने वुमेन्स को बचाने के लिए एक विडो होम खोला पुणे में। इन पुणे में जो विडोज थी उनको शेल्टर दिया जाता था। वो वुमेन जिनके हस्बैंड उनको मारते थे, वो वुमेन जिनके हस्बैंड के मरने के बाद हस्बैंड के जो रिश्तेदार थे वो उनको मारते थे, उन वुमेन्स को इस शेल्टर होम में मदद दी जाती थी, रहने के लिए ठिकाना दिया जाता था। इनको कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाए जाते थे ताकि ये अपने आप को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकें। अभी जब इस तरीके के रिफॉर्म सोसाइटी में आएंगे तो सोसाइटी की जो दकियानूसी सेक्शंस हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेंगे कि ये क्या चल रहा है। तो यहां पे जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो क्या बोल रहे हैं, अरे भैया हिंदू वुमेन तो वेस्टर्न वेज अडॉप्ट कर रही हैं, तो ये तो हिंदू कल्चर का अडॉप्ट हो रहा है, फैमिली वैल्यूज जा रही हैं। कुछ कुछ जो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार थे उनको भी ये लगने लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। तो भाई ये जो रिफॉर्म का प्रोसेस था ना, ये ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट जो लोग एडवांटेज में थे, कभी भी जब आप उनका एडवांटेज छीनोगे वो चीज पसंद नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपके पास या मेरे पास कोई एडवांटेज है तो हम चाहेंगे नहीं कि हमारे पास से वो एडवांटेज जाए। कुछ कुछ ऐसा हो रहा था यहाँ पे। फिर वुमेन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अपने रिफॉर्म के लिए बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होने लगी। किताबें लिखनी शुरू की उन्होंने, मैगजीन्स को एडिट करना शुरू किया, स्कूल्स बनाए गए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, बहुत सारे वुमेन एसोसिएशंस बनाए गए। फिर वुमेन्स ने अर्ली 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाने शुरू किए, जहां पे उन्होंने मांग करनी शुरू की कि हमको वोट डालने का अधिकार दो। हालांकि वोट डालने का अधिकार तो उनको बहुत बाद में ही मिलेगा। हेल्थ केयर की मांग की उन्होंने, एजुकेशन की मांग की। नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट्स में वुमेन आपस में जुड़ने लगी। यहां पे आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। जो उस समय पे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो बड़े बड़े लीडर्स उठ के आ रहे थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने भी वुमेन की जो ग्रेटर इक्वालिटी की डिमांड था इनको सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि भाई हम बिल्कुल आपके हक को मानते हैं, वुमेन और मेन बराबर हैं। और नेशनलिस्ट लीडर्स ने प्रॉमिस किया कि अगर देश को आज़ादी मिलती है तो आपको फुल वोटिंग राइट्स मिलेंगे, लेकिन तब तक वुमेन को प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना है। और आप देखोगे वुमेन ने प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की हो, चाहे वो 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो 1930s का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे गांधी जी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे चढ़ के अंग्रेजों की लाठियां खानी हो, हर जगह पे वुमेन आपको आगे नजर आएंगी। उनकी जो इनर जील है ना, वो जील लेके सोसाइटी की जो दकियानुसी ख्यालात के लोग थे ना, वो घबरा गए कि भाई ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई। फिर हम बात करते हैं लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज की। देखिए चाइल्ड मैरिज
हमारे देश में एक बहुत लंबे समय से प्रेवलेंट प्रथा थी। और जैसे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आगे बढ़ेगी, बहुत सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आगे आके बोलेंगे कि भैया ये जो चाइल्ड मैरिजेस को बंद करो, ये जो कस्टम है कि एक बहुत जल्दी उम्र पे आप एक लड़की की शादी कर देते हो, ये गलत है। बहुत सारे इंडियन लेजिस्लेटर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिन्होंने बहुत हद तक बोला कि एक नियम कानून बनाइए जहां पे चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। 8-8 10-10 साल की बच्चियों की जो आप ये शादी कर रहे हो, इसको रोकने की जरूरत है। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया, जिसने बोला कि 18 साल से कम के लड़के की शादी नहीं हो सकती, 16 साल से कम की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती। आज़ादी के बाद लॉ के थ्रू इसको 21 और 18 कर दिया जाएगा, अभी भी ये 21 और 18 ही है। लेकिन उस समय पे इस लॉ को पास करने के बाद भी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को पास करने के बाद भी आपको पता है चाइल्ड मैरिज तो धड़ल्ले से चल ही रही है। यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा है जहाँ पे लड़की की शादी हुई है, ये केवल 8 साल की है। अभी 8 साल की बच्ची जिसको शादी का मतलब भी नहीं पता है, आपने उसकी शादी करा दी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि भले ही चाइल्ड मैरिज को लेके ये हमारे यहाँ पे लॉ है, लेकिन वो लॉ पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होता आज की डेट में भी। तो उस समय पे जब हम अंग्रेजों के राज के अंदर थे, ये क्या ही इंप्लीमेंट होता होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए मैं ये वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा। हैव अ ग्रेट डे।